ओके, हाँ जी। सो ये टॉपिक आपका है क्रिस्टल सिस्टम, ये हमें डिस्कस करना है। इससे पहले हम क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस करें, हम यूनिट सेल की तरफ चलते हैं। यूनिट सेल हमने पहले भी, ये आपके टॉपिक में भी है, हमने डिस्कस भी किया हुआ है। इससे फिर हम मूव कर जाएंगे आगे हमारे टॉपिक की तरफ। सो यूनिट सेल क्या होते हैं? 4 टाइप्स के यूनिट सेल हैं, ठीक है जी। यूनिट सेल वो होता है जिसमें एक क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, ठीक है। अब इस यूनिट सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमने सिंपल यूनिट सेल पढ़ी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड फेस यूनिट सेंटर्ड सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, हमने ये टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। जिसमें आपको सिंपल ही बताया गया था, सिंपल यूनिट सेल वो होते हैं जिसमें हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल मौजूद होता है। इस टाइप के यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल मौजूद होता है। फेस सेंटर्ड की बात करें तो हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल मौजूद होता है, along with the particles in the corners at the corners positions, ठीक है। कॉर्नर पोजीशन के अलावा एक पार्टिकल जो है वो सेंटर में भी प्रेजेंट होता है, हर फेस के सेंटर में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंड फेस सेंटर्ड, जिसमें हमने पढ़ा कि दो फेसेस जो कि आमने सामने हो, उनके सेंटर में भी अगर पार्टिकल्स मौजूद हों, ठीक है, तो इनको हम एंड फेस सेंटर्ड नाम देते हैं। और बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स पर भी पार्टिकल्स हैं, जबकि एक पार्टिकल ऐसा है जो बिल्कुल इस क्यूब के सेंटर में मौजूद होगा, बिल्कुल इसके सेंटर में। सो ये आपके पास इस यूनिट सेल की टाइप्स थी। आगे क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम, जब एक यूनिट सेल को हम रोटेट करते हैं, उसकी डिफरेंट फेशियल एंगल्स देखते हैं, ठीक है, तो आप देखें कि वो सारे के सारे एंगल्स, वो सारे के सारे जो लेंथ हैं, वो सारे 90 डिग्री नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन लेंथ और इन एंगल्स को हम यूनिट सेल डायमेंशंस का नाम देते हैं। यानी हर यूनिट सेल की यूनिट सेल डायमेंशंस दूसरे यूनिट सेल से मुख्तलिफ होती हैं, इनके दरमियान डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम इसी चीज का रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट यूनिट सेल्स हैं, उनकी जो यूनिट सेल डायमेंशंस हैं, यानी लेंथ, ये वाली जो लेंथ है, ये देखिएगा आप, ये वाली बॉडी सेंटर्ड की जो ये लेंथ है, ये लेंथ इस फेस एंड फेस सेंटर्ड के इक्वल नहीं है, ये ज़्यादा, ये कम है। तो डिफरेंट यूनिट सेल्स की जो ये लेंथ है या जो एंगल्स हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, एक जैसे नहीं होते हैं। तो अब जब एक जैसे नहीं होते हैं तो हम उनको कैसे डिस्कस करते हैं, ये देखते हैं। यहाँ पे आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, ये अपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस। ब्रेविस लैटिसेस नेक्स्ट टॉपिक है, पहले हम 7 क्रिस्टल सिस्टम देख लेते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है? डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल्स हैं। पहला टाइप हमारे पास आ रही है क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा होगा जी? क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास ऐसा यूनिट सेल है जिसकी लेंथ
ए, बी और सी तीनों इक्वल है, ठीक है। और एंगल अल्फा बीटा गैमा ये भी 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, ठीक है। इसे कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो सिमेट्री है, यानी इसमें एक जैसापन, वो इसमें नजर आता है थ्री फोल्ड रोटेशन पर। अगर इसको आप किसी भी एक्सिस पर रोटेट कर लें, तीनों में से किसी भी एक्सिस पर, तो आप इसमें सिमेट्री देख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल इसमें कौन कौन सी आ जाती है? NaCl एग्जाम्पल, इसमें NaCl के क्रिस्टल्स क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं, जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल्स क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं, आयरन सल्फाइड के, पोटेशियम क्लोराइड, डायमंड, इन सब के जो क्रिस्टल्स हैं वो यूनिट सेल इनके क्यूबिक यूनिट सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये आपने एफएसबी में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको इसकी शेप्स दिखाता हूँ। ये देखें, ये है क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल कौन से होते हैं? जिसमें ए, बी और सी तीनों लेंथ जो है वो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। आप देख सकते हैं ये लेंथ है, ये ए है, ये बी और ये लेंथ इसकी सी। तीनों लेंथ जब बराबर हो तो हम कहेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसमें भी तीनों लेंथ बराबर है, इसमें भी तीनों लेंथ बराबर है। अब अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो वो तीन टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल हो सकते हैं। ये ब्रेविस ने स्टडी किया था, जब किसी भी क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर को उसने देखा कि जो यूनिट सेल्स हैं, यानी जो हमने पीछे 7 यूनिट सेल देखे हैं, ये वाले 7 यूनिट सेल, ये 7 यूनिट सेल भी आगे अपनी मुख्तलिफ टाइप रखते हैं। जैसे अगर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो क्यूबिक यूनिट सेल की 3 टाइप्स होती हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सो अब आपके पास यहाँ पे पहला आ रहा है सिंपल यूनिट सेल, जिसमें लेंथ जो है ए, बी और सी तीनों इक्वल है, ठीक है। और एंगल भी तब के सबके इक्वल है। एंगल ये वाला अल्फा हो गया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अल्फा एंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीटा एंगल, और यहाँ से ये यहाँ तक जो है ये गैमा एंगल होगा, अल्फा बीटा और गैमा। ये एंगल तीनों बराबर हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर भी तीनों एंगल भी बराबर हैं, और यहाँ पे तीनों जो लेंथ है वो भी बराबर है। इसी तरह इस यूनिट सेल के अंदर, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर भी तीनों लेंथ और तीनों एंगल्स इक्वल है। तो फर्क क्या है जी? फर्क ये है कि जो बॉडी सेंटर्ड है इसमें हर पार्ट कॉर्नर पर एक पार्टिकल मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ एक पार्टिकल बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, क्यूब के बिल्कुल सेंटर में भी मौजूद है, ठीक है। और फेस सेंटर, आप जानते हैं कि फेस सेंटर में हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल होता है, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हर कॉर्नर पे सिर्फ एक पार्टिकल होगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपके पास आ रहे हैं यूनिट सेल्स, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल्स 3 तरह के। नेक्स्ट टाइप देखें जी, नेक्स्ट आ रही है टाइप टेट्रागोनल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ठीक है। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम क्या है? टेट्रागोनल ऐसा यूनिट सेल है जिसमें यूनिट सेल डायमेंशन a इक्वल टू बी है, जबकि b नॉट इक्वल टू सी है, और अल्फा बीटा और गैमा तीनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं, इक्वल है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखी जाए तो ये 4 फोल्ड रोटेशन एक्सिस इसमें है, यानी अगर आप इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, तो इसमें रोटेशन के दौरान एक एक्सिस के अंदर अगर इसको रोटेट किया जाता है, ठीक है, वो भी आपको मैं रोटेशन भी दिखाऊंगा इसकी कैसी रोटेशन है, तो 4 फोल्ड रोटेशन, यानी कि आपको 4 फेसेस इसके नजर आएंगे एक जैसे, ठीक है। ये रोटेशन अभी करवाएंगे। इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड आ जाता है, एंटीमनी ऑक्साइड है, इसके अलावा यहाँ पे फास्फोरस ऑक्साइड्स हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास इसके एग्जांपल्स हैं कि टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में कौन सी टाइप्स आ जाती हैं। चलिए अब चलते हैं ब्रेविस लैटिस की तरफ। इसमें 2 सिंपल
दो हैं ब्रेविस लैटिसेस, कौन कौन सी हैं? सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। सिंपल टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, और दूसरा कौन सा होगा? बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। आइए अब देखते हैं इसमें से। यहाँ पे आपको शेप दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों टेट्रागोनल हैं, ठीक है, जिसमें ए, बी और सी, ये इसकी यूनिट सेल डायमेंशन लेंथ आ गई, ठीक है, ए, बी और ये सी। अब देख सकते हैं इसमें भी वही लेंथ और एंगल्स हैं, ठीक है। सो एंगल अल्फा बीटा गैमा तीनों 90 डिग्री के हैं दोनों में, ठीक है। जबकि अगर लेंथ देखी जाए तो ये आप देख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी है, ठीक है, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, इस तरह की लेंथ। इसके बाद ये दो तरह के हैं सिंपल, जैसे कि आप जानते हैं कि हर सिंपल में एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल होता है, जबकि बॉडी सेंटर में एक बॉडी के एक सेंटर में एक पार्टिकल होता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर इसमें फेस सेंटर्ड क्यों नहीं आ सकता? तो ये बेटा याद रखना कि नेचुरल जो भी क्रिस्टल सिस्टम्स पाए जाते हैं, जब उनको स्टडी किया गया तो उनमें से कोई भी क्रिस्टल सिस्टम फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। जब ब्रेविस ने डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स को स्टडी किया तो उसने देखा कि इस तरह को कोई सिस्टम क्रिस्टल है ही नहीं जिसमें फेस सेंटर्ड भी हो और वो टेट्रागोनल भी हो, ठीक है। तो इस तरह का कोई सिस्टम है ही नहीं, तो इसलिए वो स्टडी भी नहीं किए जाते, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक वो यूनिट सेल है जिसमें लेंथ तीनों नॉट इक्वल है और एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। इसमें जो सिमेट्री है वो 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस पाया जाता है इसमें, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं इसमें पोटेशियम नाइट्रेट है, लेड कार्बोनेट हो गया, बेरियम सल्फेट या रोम्बिक सल्फर, ये इसकी एग्जांपल्स आ गई ऑर्थोरोम्बिक की। आपको मैं शेप दिखाता हूँ इसकी जी। ऑर्थोरोम्बिक में ब्रेविस लैटिसेस 4 ब्रेविस लैटिसेस हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है ए, बी और सी तीनों इक्वल नहीं है, ठीक है, और जो एंगल है वो सबके 90 डिग्री एंगल्स हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक, एक्सक्यूज मी सर, जी सर 816 को ऐड कर दें। ओके। ओके, सो इसके बाद फिर आ रहा है आपके पास मोनोक्लिनिक, ठीक है। मोनोक्लिनिक में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऐसा सिस्टम होगा जिसमें जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होगी और जो एंगल्स हैं उनमें दो एंगल्स 90 डिग्री होंगे जबकि तीसरा एंगल 90 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और इसमें 1 2 फोल्ड रोटेशन, 1 2 फोल्ड रोटेशन पाई जाती है। कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इसमें ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अब इसमें देखें, आपकी शेप में यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसकी शेप देख सकते हैं आप। ये मोनोक्लिनिक सिस्टम्स हैं। दो तरह की इसके ब्रेविस लैटिसेस हैं, एक सिंपल ब्रेविस लैटिस मोनोक्लिनिक और फिर दूसरा एंड सेंटर्ड ब्रेविस लैटिस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट आपके पास मोनोक्लिनिक के बाद ट्राई क्लिनिक।
ट्राइक्लिनिक में ब्रेविस लैटिस सिर्फ एक ही होती है, सिंपल ब्रेविस लैटिस। और अगर इसमें आप देखें कि जो सिमेट्री है वो कोई सिमेट्री इसमें पाई नहीं जाती, ठीक है। और उसके बाद इसमें अगर आप इसकी यूनिट सेल डायमेंशंस देखते हैं तो ना ही कोई एंगल 90 के बराबर है और ना ही इनकी कोई लेंथ एक दूसरे की इक्वल आती है, जिसमें ये इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं कि इस ये जो कैल्शियम हाइड्रेटेड सल्फेट के जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं वो ट्राइक्लिनिक सिंपल क्लिनिक होते हैं, जिनकी ना कोई लेंथ बराबर होती है ना कोई एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं ट्राइक्लिनिक की, ये ट्राइक्लिनिक सिस्टम है, ये सिंपल ट्राइक्लिनिक सिस्टम होते हैं, ठीक है। इसमें कोई और मोनो फेस सेंटर्ड वगैरह नहीं होते, ठीक है। सो ट्राइक्लिनिक में जो लेंथ है वो एक दूसरे की इक्वल नहीं है, ठीक है, ना ही कोई एंगल 90 डिग्री की इक्वल है। इसके बाद फिर आपके पास आ रहा है हेक्सागोनल सिस्टम, ठीक है। हेक्सागोनल सिस्टम क्या है? हेक्सागोनल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो इसमें ब्रेविस लैटिस है, और अच्छा ब्रेविस लैटिस जो है ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल तीनों के लिए एक ही ब्रेविस लैटिस है, सिंपल ब्रेविस लैटिस। और इसमें अगर आप लेंथ देखें हेक्सागोनल की तो वो a इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। सी जो है वो लेंथ इक्वल नहीं होगी, और अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री के होंगे, जबकि गैमा जो है वो 120 डिग्री का होगा, जिसमें आइस आ जाती है, बर्फ। बर्फ के जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो वो हेक्सागोनल होते हैं, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स, ठीक है। यानी कि अब क्रिस्टल याद रखिएगा ये एक माइक्रोस्कोपिकली टर्म है। जब उस क्रिस्टल को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है एक्चुअली वो आपके पास क्रिस्टल सिस्टम होता है, ठीक है। यानी आइस के अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल्स आइस बनाते हैं, जब बर्फ बनती है तो उसमें वो सारे पार्टिकल्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स अपने आप को हेक्सागोनल अरेंजमेंट देते हैं, हेक्सागोनल अरेंजमेंट। और इस तरह की हेक्सागोनल अरेंजमेंट होगी कि जिसमें जो लेंथ है वो a इक्वल टू बी होगी, जबकि b नॉट इक्वल टू सी होगी, ठीक है। तो ये इस तरह की जो लेंथ है वो आपके पास मिल रही होगी। अब इसमें हम लेंथ देखते हैं, एंगल देखते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये एंगल और लेंथ, इस तरह के मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट होती है हेक्सागोनल अरेंजमेंट, सिंपल होता है। यानी हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल मौजूद होगा, ठीक है। लेंथ a इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा दोनों 90 और गैमा 120 डिग्री। लास्ट आपके पास आ रहा है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल जिसमें ब्रेविस लैटिस सिर्फ एक ही बनता है, सिमेट्री इसमें 1/3 रोटेशन एक्सिस की सिमेट्री है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स सोडियम नाइट्रेट, बिस्मथ, एंटीमनी, आयोडीन क्लोराइड, ये आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है। जबकि इसकी यूनिट सेल डायमेंशंस देखी जाए तो यूनिट सेल डायमेंशंस में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी तीनों लेंथ बराबर है। और जो एंगल्स हैं वो अल्फा और बीटा और गैमा तीनों इक्वल एंगल्स हैं, बट 90 डिग्री के एंगल्स नहीं हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, एक जैसे ही है, अल्फा बीटा गैमा इक्वल एंगल्स है, बट 90 डिग्री के एंगल्स नहीं है। वो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, शेप जो है वो टेढ़ी हुई है, सीधी नहीं है, सीधी होती फिर वो 90 डिग्री के एंगल्स होते। सो ये था ब्रेविस लैटिसिस, ठीक है। ब्रेविस लैटिसिस, इन्हीं क्रिस्टल सिस्टम्स को जब ब्रेविस ने स्टडी किया था तो 14 टाइप्स की लैटिसिस, 14 टाइप्स की जो लैटिसेस हैं वो इसने डिस्कस की थी, ठीक है। जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर ली है कि कौन सी जो है वो किस तरह की होगी, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक था। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट ये छोटा सा एक टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? जी, कोऑर्डिनेशन नंबर, जब हम एक पार्टिकल के अराउंड देखते हैं कि उस पार्टिकल के अराउंड कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अटैच हैं तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है, ठीक है, जो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। आपको एग्जांपल से समझाता हूं।
जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, NaCl क्रिस्टल की बात करें, NaCl का जो क्रिस्टल है, अगर आप उसमें देखें तो इसमें एक जो सोडियम है या एक जो क्लोरीन आयन है वो एक दूसरे को 6 पार्टिकल्स अरेंज कांटेक्ट में होते हैं, यानी एक सोडियम के अराउंड 6 क्लोराइड आयंस होंगे, जबकि एक क्लोराइड आयन के अराउंड 6 सोडियम आयंस मौजूद होंगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सोडियम का वो होगा 6 और क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यानी कि आपने देखना है कि एक पार्टिकल के अराउंड कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो इसके साथ अटैच हैं। जैसे सीजियम क्लोराइड की बात करें तो सीजियम के अराउंड 8 क्लोराइड आइंस मौजूद होते हैं, ठीक है, जबकि क्लोराइड के अराउंड देखा जाए तो वो 8 जो है वो उसमें सीजियम के आइंस अराउंड करते हैं, सराउंड करते हैं उसको। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का क्या हो गया 8, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर the number of sphere which are direct contact with the particular sphere। sphere आप इस पार्टिकल के स्फीयर को कह सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास पार्टिकल्स हैं वो स्फीयर में मौजूद होते हैं, तो इस पार्टिकल के स्फीयर के अराउंड कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स मौजूद हैं वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जी ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें हमने एक क्रिस्टल को कट किया हुआ है, जिसके फेसेस कट हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एक फेस कट हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। सो ये सारे इसके फेसेस जो हमने वो एक कट करके इसको दरमियान से निकाला है। तो इसमें आप देखें कि जो सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, वो कितने कितने हिस्से इनके यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको बड़ा सर्कल नजर आ रहे हैं ये है क्लोराइड आयंस, और ये जो छोटे सर्कल्स हैं ये आपको कट किए हुए नजर आ रहे हैं, ये है सोडियम के आयंस, ठीक है, सोडियम के आयंस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सोडियम आयन है ये 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। ये आपको मैं एक वीडियो से दिखाता हूँ, यहाँ से इसको इजीली समझा जा सकता है कि कैसे सोडियम क्लोराइड के जो है वो आयंस यहाँ से ये आप देख सकते हैं। अगर आप एक यहाँ पे हम क्लोराइड आयन को पकड़ते हैं, क्लोराइड आयन ये ब्लैक वाला, यहाँ पे ये जो क्लोराइड आयन पड़ा हुआ है, इस क्लोराइड आयन के अराउंड कितने सोडियम आयन जो है वो इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, काउंट करते हैं। आप देखें यहाँ पे एक ये वाला क्लोराइड आयन, एक ये आपके पास सोडियम आयन है, एक ये सोडियम आयन, 2 हो गए, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5 नीचे, और ये ऊपर 6। तो इस क्लोराइड को 6 सोडियम आयंस ने सराउंड किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी क्लोराइड आयन या सोडियम आयन देखें तो उसको भी, सोडियम आयन को भी इसी तरह से 6 क्लोराइड आयंस ने सराउंड किया होता है, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सोडियम का वो भी 6 है और क्लोराइड का वो भी 6 है, ठीक है। सो एक यूनिट सेल के अंदर जो कॉर्नर्स पर आयंस मौजूद है उनकी जो कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल में वो 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूशन होती है, जबकि जो सेंटर फेस सेंटर में मौजूद है उनकी हाफ कंट्रीब्यूशन 1/2 कंट्रीब्यूशन शामिल होती है, ठीक। और जो एक पार्टिकल बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है इसकी 100% कंट्रीब्यूशन होती है। सिर्फ यही एक पार्टिकल होता है NaCl क्रिस्टल के अंदर जिसकी 100% कंट्रीब्यूशन होती है, जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होता है, क्लोराइड आयन, ठीक है। बाकी सारे जो है वो 100% नहीं होते हैं, कोई हाफ होगा तो कोई 1/8 पार्ट होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करना है कि वो उसकी पोजीशन क्या है। तो ये आपके पास NaCl का एक हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा।
अब हम डिस्कस करते हैं पास पेपर्स की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर कितना कितना लिखना है, क्या क्या आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो मैं ओपन करता हूँ। हाँ जी, सो ये ओपन हो गया आपके पास पास पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है जी, पहला पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 24 मार्क्स के, यानी इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट ए एंड बी। जी, आपने जो डेरिवेशन की थी पी सी वी सी ओवर टी सी इज इक्वल टू 3/8 आर टी सी, तो उसकी जो आपकी जो इक्वेशन थी उसमें आपने यहाँ पे ये यूनिट्स डिराइव किए थे और उन यूनिट्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी कि फिजिकल मतलब बताया था कि जो हमारे पास ए है और जो बी है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये गैसेस के चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद डिफाइन रियो कॉर। जी, रियो कॉर आपका ये लिक्विड्स के चैप्टर के अंदर है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्सल्टेशन। ऑप्टिकल एक्सल्टेशन आपने पढ़ी है? आई थिंक ये भी लिक्विड के चैप्टर के अंदर ही है, आपके नोट्स में भी यस सर। सही होगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है फोर्थ, वाटर हैज एंगुलर स्ट्रक्चर बट कार्बन डाइऑक्साइड हैज लीनियर स्ट्रक्चर, जस्टिफाई। जी, ये आप देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट की बेस पे आपने इसको एक्सप्लेन करना है, इसको आपने जस्टिफाई करना है डाइपोल मोमेंट की बेस पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन विच फैक्टर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्जेक्ट सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन। जी, आपने बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, लाइक टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर वगैरह, ये जो फैक्टर्स हैं ये आपने एक्सप्लेन करने थे इसके अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक के अंदर है, ये भी लिक्विड्स का चैप्टर है। उसके बाद नंबर 6 पार्ट, राइट डाउन द ब्रैग्स इक्वेशन। जी, ब्रैग्स इक्वेशन आपने लिखनी है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। और उसके बाद है एंड गिव द मीनिंग ऑफ वेरियस पैरामीटर्स इन इट। जी,
ये आपने उसके अंदर जो यहाँ पे मौजूद है n, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या मीनिंग है, लैम्डा, डी, साइन थीटा, ये सारे जो इसके एंगल्स, इसके पैरामीटर्स हैं, यानी इसके आपने बताने हैं कि ये जो इस इक्वेशन के अंदर जो भी हमारे पास लिखा गया है उनका मीनिंग क्या है और वो किस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये भी आपको मैंने डिस्कस करवाया था। आपके जो रिजल्ट्स हैं एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा के जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स इसमें मेंशन करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें लिखा गया है जी डिफाइन हुंड्स रूल, जी सॉलिड्स का चैप्टर। ठीक है, इसमें आपने हुंड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है ये आपका, हुंड्स रूल डिस्कस करना है। हुंड्स रूल क्या कहता है इस बारे में डिस्कशन करनी है इसमें। उसके बाद गिव वन एग्जांपल। हमने ये आपने तो पढ़ा ही नहीं हुआ। हुंड्स रूल नहीं पढ़ा हुआ? सर हमारे सिलेबस में नहीं है। सर पढ़ा है क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हाँ पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया था। आप यहाँ पे यूट्यूब पे मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं, वहाँ भी पढ़ा हुआ है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, चैप्टर है प्लीज बता दें। एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है। नोट्स में ये नहीं है लेकिन मैंने अलग एक पिक्चर प्रोवाइड की थी, वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है जी डिफाइन एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। हाँ जी, ये सॉल्यूशंस का चैप्टर है, उसमें आपको पूछा गया है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है। इन दोनों की डेफिनेशंस यहाँ पे आपने मेंशन करनी है और आपने यहाँ पे इन दोनों की जो इक्वेशंस है, जो कांस्टेंट की इक्वेशन है वो भी यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है ऑल केमिकल इक्विलिब्रिया आर डायनामिक। जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी केमिकल इक्विलिब्रियम्स हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम्स होते हैं। जस्टिफाई हाँ जी, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 9 क्वेश्चन नंबर, ऑल केमिकल इक्विलिब्रिया आर डायनामिक। जितने भी केमिकल इक्विलिब्रियम्स होते हैं वो डायनामिक होते हैं, जस्टिफाई करें। इसको मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आपकी बुक में कहाँ से है, बुक का पेज नंबर आपने ओपन करना है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर ओपन करें, जिसमें मैं आपको यहाँ पे ओपन करके बताता हूँ। हाँ जी, ये आपका 295 पेज नंबर है, जिसमें टॉपिक है आपका 6.1.1। इंट्रोडक्शन के अंदर ये टॉपिक है 6.1.1। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक वर्ड यूज करते हैं किसी चलती हुई चीज के लिए, फ्लो करती हुई चीज के लिए। ठीक है, डायनामिक होना मतलब फ्लो करना, चलते रहना, रुकना नहीं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनामिक ये जो वर्ड है ये शो करता है कि यहाँ पे जब हम किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन को डिस्कस करते हैं तो उस रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो रिएक्शन आगे फ्लो कर रहा है, रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन उतने ही रिएक्टेंट्स, इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, तो उतने ही रिएक्टेंट्स, उतने सॉरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे होंगे रिएक्टेंट्स के अंदर। ठीक है, जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे हैं। सो ये रिएक्शन एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज बता रहा है कि रिएक्शन लगातार चल रहा है, रुक नहीं रहा, रुका हुआ नहीं है, लगातार चल रहा है। लेकिन वो जिस रफ्तार से आगे बढ़ता है उतनी ही रफ्तार से वो बैकवर्ड भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए हमें एक कांस्टेंट अमाउंट नजर आ रही होती है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे अब रिएक्शन रुक चुका है, क्योंकि
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट ना ही डिक्रीज हो रही है ना ही बढ़ रही है, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं रिएक्शन रुक गया, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन रुकता नहीं है, वो मूव कर रहा होता है फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी एट सेम रेट, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो ये चीज आपने यहाँ पे जस्टिफाई करनी है, ये चीज आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। 6.1.1 जो टॉपिक है ये आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जी जैसा कि आप जानते हैं कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, जस्ट कैटलिस्ट इतना काम जरूर करता है कि वो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को जल्दी अचीव करने में रिएक्टेंट्स की मदद करता है। यानी अगर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो 1 घंटे में हासिल कर रहे हैं, अगर आप कैटलिस्ट ऐड कर दें तो वो कैटलिस्ट उनको आधे घंटे के अंदर अंदर वो केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करवा देगा, ठीक है, अटेन करवा देगा। लेकिन उस केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन को आगे शिफ्ट कर देना या पीछे शिफ्ट कर देना, आगे और पीछे शिफ्ट करने का मतलब है कि ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएं या कम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, ये कैटलिस्ट काम नहीं करवा सकता, ठीक है। कैटलिस्ट बस उसको सिर्फ इतना करवा सकता है कि जल्दी अचीव करवा ले, बाकी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसका हमने जो इफेक्ट्स पढ़े थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हम देख सकते हैं कि ये एक कैटलिस्ट का भी फैक्टर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन कोलरिज लॉ। ये भी आपने पढ़ा हुआ है कोलरिज लॉ डिटेल के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर। Question number 12, why molality is independent of temperature but molarity is not। जी ये क्वेश्चन आपके चैप्टर सॉल्यूशंस में से आया है। इसकी वजह ये है कि मोलैलिटी में हम सॉल्वेंट को किलोग्राम में लेते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट को किलोग्राम में लिया जाता है, जबकि मोलैरिटी में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, आपको दोनों का फार्मूला बता देता हूं, अगर आपके पास पेंसिल्स हैं तो यहाँ पे लिख लें, फिर आपको आसानी होगी आंसर देने में भी। मोलैलिटी का फार्मूला है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय amount of solvent in kilogram। ठीक है, जबकि मोलैरिटी का फार्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। जी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोलैरिटी में वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, और जो आपके पास मोलैलिटी है इसमें किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मोलैलिटी है इसमें जब किलोग्राम आ रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो किलोग्राम में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, किलोग्राम मैस है ना, मैस तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, मैस आप टेम्परेचर ज्यादा कर लें तब भी मैस वही रहता है,
टेम्परेचर कम कर लें तब भी मैस ऑफ सॉल्वेंट वही रहेगा, किलोग्राम, 1 किलोग्राम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जबकि मोलैरिटी की बात की जाए तो मोलैरिटी में टर्म आ रही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ एक रिलेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर चेंज करने से, तो बेटा फिर मोलैरिटी भी चेंज ही होगी, क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, वो मोलैरिटी और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, सो ये आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। ठीक है, ये आपका एफएससी का वैसे क्वेश्चन है, चलें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आप इसकी रीजन यहीं पे मेंशन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है सब्जेक्टिव पार्ट इसका जी। इसमें से आपने कोई से भी 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉरी 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, और आपको कहा गया जी 4 इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें, डिराइव वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। जी, वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस जो हमने बनाई थी वो यहाँ पे आपने डिराइव करनी है। ठीक है, ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, ये डिराइव करनी है। इसके बाद यहाँ पे एक आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स अब ये देखिए, ये न्यूमेरिकल भी इसी से रिलेटेड ही दिया गया है। 2 मोल आपको NH3 दिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम आपका 0.004 मीटर क्यूब दिया गया है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन द गैस बिकम नॉन आइडियल and the volume of van der Waal constant 0.422 and A और B की वैल्यू दी गई है, और उसी इक्वेशन को जो आपने वैन डर वाल की इक्वेशन बनाई होगी उसी इक्वेशन को यूज करते हुए ये आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये भी सिंपल न्यूमेरिकल है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, उसी इक्वेशन को यूज करके करना था। ठीक है, तो ये अब इस तरह के कुछ पार्ट्स हैं जो क्वेश्चंस में आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ली चैटलियर प्रिंसिपल को डिफाइन करना है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर डिस्कस करना है आपने 2 चीजों पर, N2 + 3H2 इज गोइंग टू 2NH3, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ये हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर क्या 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 इफेक्ट होते हैं, और आइस जब आइस और वाटर के दरमियान जो इक्विलिब्रियम बनता है इस पर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पे डिस्कस करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट ए, व्हाट डू यू मीन बाय। जी सर आपने बोला था कि न्यूमेरिकल्स नहीं आते। हाँ, तो मैंने ये भी बोला था कि आउट ऑफ द सिलेबस भी वो दे देते हैं, तो एग्जामिनर की मर्जी होती है, आउट ऑफ सिलेबस तो देते ही देते हैं लाजमी। हर पेपर में आउट ऑफ सिलेबस जरूर मेंशन किया जाता है, या तो वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ जाएगा या वो क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा। ओके सर। हाँ जी, इसलिए आपको जितना पढ़ाया जाता है वो आपने ज़रूर कवर करना है, उसमें से कोई चीज़ नहीं छोड़नी है कि आप चॉइस पे, क्योंकि चॉइस पे तो आप वही छोड़ते हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। तो इसमें BS के पेपर्स में, ADS के पेपर्स में, बड़ी क्लासेस में जो है वो आउट ऑफ सिलेबस 1-2 क्वेश्चंस वो ज़रूर मेंशन करते हैं, 3 नंबर का, कभी 4 नंबर का, वो इस तरह के, ताकि आप चॉइस पे कुछ भी ना छोड़ें। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए है, जिसमें व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पूछी गई है, व्हाट आर द इट्स लिमिटेशंस, और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन क्या है, यानी कि ये इसके इंट्रोडक्शन की आपको पूछा गया है कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या चीज़ें हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या है और इसकी डेफिनेशन वगैरह, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर की डेफिनेशन, 1 नंबर की लिमिटेशन। जी, उसके बाद जो टर्म्स हैं उनका पूछा गया है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम,
मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ये आपको सिस्टम की डेफिनेशंस पूछी गई हैं कि ये सिस्टम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये भी आपका थर्मोडायनामिक्स का जो चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन में ही जो नीचे इसमें सिस्टम जो टर्म्स लिखी गई हैं उसी टर्म्स के अंदर ये पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन कहाँ पे है। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, और उसमें जो आपका इंट्रोडक्शन है उसी के नीचे ये दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स इन थर्मोडायनामिक्स 5.1.2 टॉपिक, पेज नंबर 225। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, पेज नंबर 226 पे लिखा गया है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, ये सारी जो टर्म्स हैं ये इसकी केमिकल थर्मोडायनामिक्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने याद करनी है, ठीक है। मिल गया? कोई चीज मुश्किल लग रही है पूछ लें। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए है आर्हेनियस इक्वेशन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। हाँ, आर्हेनियस इक्वेशन आई थिंक ये रह गई है कि कर दिया था हमने, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर। हाँ, आर्हेनियस इक्वेशन रह गई। चलिए मैं आर्हेनियस इक्वेशन में कल करवा देता हूँ आपको, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन में कल डिस्कस करवा देता हूँ, इसकी सारी जो डिस्कशन है ये हम कल करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 को हम सारा कल कवर करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए है व्हाट इज द रीजन फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट। जी, उसकी रीजन आपने बतानी है, उसको रीजन को इतना एक्सप्लेन करना है, ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है, ग्राफ भी देना है इसमें, लेकिन इसमें डेरिवेशन नहीं आ रही है, ठीक है। उसमें कहीं भी थर्मोडायनामिक डेरिवेशन का, रिलेशन का कोई जिक्र नहीं किया गया, जस्ट आपने उसकी रीजन को इतना एक्सप्लेन करना है 6 मार्क्स का। उसमें ग्राफ भी आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ के साथ जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताई थी, ठीक है, कि वेपर प्रेशर कम क्यों होता है, उसकी रीजन भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। कि जब हम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो वो सोल्यूट एक्चुअली सरफेस पे आ जाते हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को वेपर्स नहीं बनने देते, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो इसी चीज़ को आपने डिटेल के साथ डिस्कस करना है, एग्जांपल्स दे देनी है कि कौन कौन से जो है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिखाते हैं, और फिर इसमें आप 2 तरह के लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने नॉन आइडियल के 2 केसेस पढ़े थे, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं कुछ, और कुछ सॉल्यूशंस जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। जिनका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशंस का आइडियल लाइन से नीचे होता है वेपर प्रेशर, वो यहाँ पे होते हैं नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले, और जो आइडियल लाइन से अबव वेपर प्रेशर शो करते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे वो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशंस को भी आपने मेंशन करना है विद एग्जांपल्स, विद ग्राफ, और सारी डिस्कशन करनी है, ठीक है। हेडिंग बना के क्वेश्चंस के अंदर आंसर लिखा करें, क्योंकि जब आप हेडिंग्स देते हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सो ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी है why the mixture of water and ethyl alcohol gives positive deviation from Raoult's law। हाँ जी, ये आपने उसी क्वेश्चन को आपने दोबारा एक्सप्लेन करना है कि पॉजिटिव डेविएशन के हवाले से, ठीक है, कि अट्रैक्शन हो जाती हैं और वगैरह वगैरह सारी। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव करनी है, ये सिंपल है, और उसी स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी उसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। इस स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से हम
क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस करवाई हुई हैं आपको, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। सो ये था आज का हमारा पेपर, जिसमें एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये इंशाल्लाह हम सारा क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन वगैरह, ठीक है जी। यहाँ तक हम डन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पेपर जो है मज़ीद भी डिस्कस करेंगे और इनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछ लें। सर फर्स्ट शॉर्ट का क्या आंसर है? यूनिट्स ड्राइव करेंगे? नहीं, इसमें यूनिट्स नहीं ड्राइव करने, इसके अंदर आपने ए और बी के एक नंबर के यूनिट्स हैं और दूसरे नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ज्यादा फोकस आपने फिजिकल सिग्निफिकेंस पे करना है, ठीक है। यानी कि आपने बताना है कि ए और बी जो है वो वैल्यू कब चेंज करते हैं, कौन से पैरामीटर्स चेंज करते हैं, तो ए और बी की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। आप इसका जो है ना, जब आपने यूनिट्स ड्राइव किए थे वहां पे बुक ओपन करें और उस यूनिट्स के साथ लिखा होगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी, तो वो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो कल इसको मैं दोबारा भी डिस्कस करवा दूंगा, अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, तो इंशाल्लाह फिर सर मज़ीद डिस्कस करेंगे जी। कहा था कि वो असाइनमेंट आप सेंड कर दो। जी बेटा, सर आपसे कहा था बेसिक मैथमेटिक्स की जो असाइनमेंट थी वो आप सेंड कर दें, आपने की नहीं फिर। ओके, मुझे याद ही नहीं करवाया आपने, ठीक है। मैं अभी मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, दोबारा याद करवा देना, मैं सेंड कर दूंगा। किस टाइम? 2-3 बजे, 3 बजे। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। सेंड कर देना।